अगर आप किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट को इस वक्त सुनोगे तो वो बताते हैं कि इस वक्त इंडिया के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, वो है चाइना। आप अरुणाचल प्रदेश के कोई भी छोटे से गांव पे अगर जूम इन करोगे, जैसे ये गांव है मिचुका, तो यहाँ पर आपको एयरपोर्ट्स दिखाई देंगे। ये एयरपोर्ट्स इसलिए बने हैं ताकि अगर किसी दिन वॉर हो तो हम यहाँ पर अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स उतार सकें। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया के लिए चाइना कितना बड़ा थ्रेट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इस वक्त क्लियरली जो हमारा कॉम्पिटिशन है वो पाकिस्तान नहीं है, वो है चाइना। 2024 में इंडिया की इकोनॉमी हो जाएगी $4 ट्रिलियन, वहीं पर चाइना की हो जाएगी $18.5 ट्रिलियन। तो चाइना इंडिया से तकरीबन 4.5 गुना आगे है। अब ये लोग इतना आगे कैसे बढ़े? 1990s का अगर आप ग्राफ देखो तो इंडिया और चाइना लगभग सेम लेवल पे थे, फिर इतना बड़ा आज गैप कैसे आ गया? किन किन फील्ड्स में चाइना हमसे आ गया और क्यों आ गया, किस वजह से ये गैप आया, सारे रीजंस को इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे। 2014 में मोदी जी ने कैंपेन लॉन्च करा था मेक इन इंडिया। इसको बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करा गया, सिर्फ इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी। बट इसका रिजल्ट क्या आया? अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1990 से अभी तक जो जीडीपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग सेम ही है। अभी तक मैन्युफैक्चरिंग हमारी बहुत बड़ी पावर नहीं बनी है। ग्लोबल लेवल पर इंडिया सिर्फ 3.1% कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग में, वहीं पर चाइना 27% के करीब। तो देखिए इसका सिंपल मतलब यह है कि इतने कैंपेन रन करने के बावजूद जो बिजनेस ओनर्स हैं वो चाइना छोड़ के इंडिया नहीं आ रहे हैं। अब इसके जो दो बड़े रीजन है वो ये है कि चाइना के पास ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं और ज्यादा स्किल्ड पॉपुलेशन है। क्योंकि ये लोग एक ही काम को कई सालों से कर रहे हैं तो इनका जो प्रोडक्शन आउटपुट है मैन्युफैक्चरिंग में वो कोई भी कंट्री से बहुत ज़्यादा है। जैसे बोला जाता है कि इंडिया की कंपैरिजन में चाइनीज लेबर लगभग 2 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। और ये दो बहुत बड़े रीज़न है जिसकी वजह से जो बिजनेसेस हैं वो चाइना से या तो मूव आउट नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो वो वियतनाम चले जा रहे हैं। बट इंडिया बहुत कम आ रहे हैं, बल्कि जो चीप लेबर है वो यहाँ पर है, वर्क फोर्स यहाँ पर ज्यादा है, बट फिर भी बिजनेसेस यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। एक तो चाइना के अंदर क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इतने दिनों से हो रही है, इसलिए इनका जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रांग है। जितनी जल्दी सामान यहाँ पर बनता है उतनी ही जल्दी आप तक डिलीवर भी हो जाता है। ये जो डिफरेंस है इंडिया और चाइना के बीच में, इसको बताते हैं लगभग 20 साल का है। और ये आया कैसे, इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। डेंग शॉपिंग इनके लीडर थे 1978 में। इन्होंने तभी चाइना को ओपन कर दिया था। पहले चाइना भी बाकी कंट्रीज की तरह एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। दुनिया भर से बिजनेसेस चाइना के अंदर लाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जहां पर बाहर की कंट्री आके अपने बिजनेसेस डाल सकती थी। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है शेंजन। शेंजन एक शहर था चाइना का जो कि 30 साल पहले ऐसा दिखा करता था और आज ये शहर ऐसे दिखता है। तो ये जो गैप है 20 साल का, ये तभी से आ गया था। अब क्योंकि इंडिया ने 2014 में मेक इन इंडिया से ही मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना शुरू करा है, तो इस गैप को कवर करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। अब दूसरा जो पॉइंट है जिसमें हम पीछे हैं वो है एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट। डेंग शॉपिंग ने इन दो चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करा था और इसकी वजह से आज इंडिया की लिटरेसी रेट 77.7% है, वहीं पर चाइना की लगभग 99.83। एजुकेटेड इंसान को स्किल्ड लेबर के अंदर कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। अगर आपको इसको इंडिया के एग्जांपल से देखना है तो आप ये देखो कि जहां पर आईटी के हब है वहीं पर ही सारी आईटी की कंपनीज बनेंगी। अगर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में सारी आईटी की कंपनीज हैं और आप एक आईटी की कंपनी को उठा के बोलते हो कि वो पटना में शिफ्ट हो जाए, तो वो नहीं शिफ्ट हो पाएंगे क्योंकि वहां पर स्किल्ड लेबर ही नहीं है। तो स्किल्ड लेबर का होना, एजुकेटेड यूथ का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री की ग्रोथ में। और जितना ज्यादा एक कंट्री में एजुकेशन का लेवल बढ़ता है वहां पर वुमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ता है। आज इंडिया में सिर्फ 27% वुमेन एम्प्लॉयड है, वहीं पर चाइना में 61%। अगर कोई भी कंट्री को रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज होना है तो वो अपने 50% वर्कफोर्स यानी औरतों को घर पे नहीं बैठा सकते। कोई भी कंट्री जो बहुत जल्दी अर्बनाइज या इंडस्ट्रियलाइज हुआ है उसने वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन पे फोकस करा ही करा है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, कोई भी कंट्री क्यों ना हो, हर कंट्री ने यही करा है। एक चीज अच्छी है कि जो इस बार बजट आया है उसमें बहुत ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन पर फोकस करा गया है, क्योंकि इन्होंने जो सामने गोल रखा है कि 2024 से लेकर 2047 तक इंडिया को डेवलप कर देंगे, तो वो बिना इन दो चीजों के हो ही नहीं सकता। तीसरी जो चीज है जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं वो है ब्यूरोक्रेसी। चाइना का हमेशा से ये मानना था कि एक गवर्नमेंट रहेगी, एक तरीके की पॉलिसीज रहेंगी तो कंट्री को डेवलप बहुत ही तेजी से करा जा सकता है।
और इसी चीज का उनको फायदा भी मिलता है कि कोई भी बिजनेस ओनर को अगर वहां पर बिजनेस डालना है तो उसको पहले ही पता है कि जो गवर्नमेंट है वो चेंज नहीं होने वाली, इनकी पॉलिसीज हमेशा सेम ही रहने वाली हैं। बट इंडिया के अंदर ये चीज नहीं होती है। अगर आपको अपना बिजनेस डालना है तो पहले तो आपको 4 लोगों को पैसे खिलाने पड़ेंगे, उसके बाद आप जमीन लेते हो। जब जमीन ले लेते हो तो फार्मर यूनियन वाले प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं, उनके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी भी आ जाएगी। जब तक आप उनको पैसे खिलाते हो वो लोग जाते हैं, तब तक 5 साल कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो ऐसे में एक फॉरेन बिजनेस ओनर के लिए इंडिया के अंदर बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेस्ट बंगाल के अंदर सिंगुर एक जगह है जहां पर टाटा ने 1000 एकड़ की लैंड ली थी ताकि वहां पर वो लोग टाटा नैनो का प्लांट डाल सके। लेकिन फिर ममता बनर्जी और बाकी फार्मर्स ने उनका प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से टाटा वहां पर कभी आया ही नहीं और वो एरिया कभी इंडस्ट्रियलाइज हो ही नहीं पाया। आज भी वो एरिया वेस्टलैंड है। इस जगह पर ममता बनर्जी ने रास्ता बंद करके, ब्लॉक करके लगभग 13-14 दिन आंदोलन किया था। अंततः नैनो का कारखाना यहां से हटाना पड़ा, टाटा मोटर्स को यहां से जाना पड़ा। चाइना के अंदर इन सब चीजों की दिक्कत ही नहीं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसके सामने आप कभी प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। अब देखिए, अगर ये सब देख के आपको ऐसा लग रहा है कि चाइना तो बहुत ही अच्छा है, हर चीज में बहुत अच्छा कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। 1986 में वहां पे कुछ यूथ थे जिनको ऐसा लगा कि उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी की बात करनी चाहिए अपनी गवर्नमेंट से। China lack of democracy, lack of freedom, especially freedom of press. Do you think you get an accurate picture of the world from the news, or do you think you get propaganda? Yeah, some part propagandization. तो उनकी गवर्नमेंट ने वहां पर टैंक्स भेज दिया और लोगों के साथ जो करा वो बताया भी नहीं जा सकता, अदरवाइज मेरी वीडियो बार बार एज रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा वायलेंस की बात करूं। अगर आपको इस इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ना है तो इसको तियानमेन स्क्वायर कहते हैं। पर देखिए, कुछ भी हो, चाइना अपनी कंट्री में कितना ही जुर्म करे, लेकिन बाहर के बिजनेस ओनर्स को बहुत अच्छी तरीके से अपनी कंट्री में लेके आता है और उनको बहुत अच्छी डील मिलती है। जैसे चाइना में अगर आपको लैंड लेनी है तो आपको लैंड लीज पे दे दी जाती है 9 से लेके 999 ईयर्स तक। तो बहुत ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज है इनकी। अपनी जनता के साथ चाहे कुछ भी करें, लेकिन बाहर के बिजनेस को तो ये बुला ही लेते हैं। चौथा जो एरिया जिसमें हमें काम करने की जरूरत है वो है साइंस और एआई। हर साल चाइना यूएस से भी ज्यादा साइंटिफिक पेपर पब्लिश करता है। इनकी बहुत सी सिटीज ऑलरेडी हाईटेक बन चुकी हैं, उसमें एआई का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। इनका एक ऐप टिकटॉक, उसका मशीन लर्निंग इतना अच्छा था कि उसने पूरी दुनिया पर राज कर लिया। आज यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम, जिसमें शॉर्ट्स और रील्स जैसी चीजें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, वो हर चीज टिकटॉक की वजह से आई है। लोगों का जो कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका था वो सिर्फ एक ऐप ने चेंज कर दिया। हमारे कोई भी ऐप या कंपनी ने दुनिया में बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाला है। फॉर्च्यून 500 यानी दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनीज में इंडिया की सिर्फ 8 कंपनीज हैं और चाइना की 135। फाइनली देखें, जो चाइना इतना सब कुछ अचीव कर पाया है इतने कम अमाउंट ऑफ टाइम में, उसका एक और रीजन है। आप अपना कंपटीशन किसको मानते हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके ऊपर। चाइना जब डेवलप हो रहा था तब वो अपना कंपटीशन जापान को मानता था, और जब डेवलप हो गया यानी आज की डेट में वो अपना कंपटीशन यूएसए को मानता है। और हम लोग आज भी अपना कंपटीशन पाकिस्तान को मानते हैं। आप सिर्फ यूट्यूब पे ये सर्च करके देखना, पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया, आपको इतने ज्यादा चैनल्स मिलेंगे जिनका कोई काम नहीं है, वो बस पाकिस्तानी मीडिया को देख के रिएक्ट करते हैं और लाखों के उनके सब्सक्राइबर्स हैं। वो कंट्री लिटरली बैंकरप्ट हो गई। 10 बार वो लोग IMF के पास चले गए, लेकिन फिर भी हम लोग बस पाकिस्तान को गाली देके खुश हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमसे पीछे है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो उससे कंपटीशन करके हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं अपने आप को। जो कंट्री एक्चुअल में हमारा कंपटीशन है यानी चाइना, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स खुद बोल रहे हैं जिससे कंपटीशन होना चाहिए, उससे कभी मीडिया हमारा कंपेयर नहीं करता है। क्योंकि सिंपल बात है, व्यूज नहीं आएंगे, फिर लोग गाली देने लगेंगे। तो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वीडियो यहां तक देखने के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।